हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं स्वानंद सर आप सभी को हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज आरएल सर्किट के बारे में, आरसी सर्किट के बारे में, सीरीज आरसी सर्किट के बारे में एंड सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, मैं ऑलरेडी यहां पर ड्रॉ किया हूं सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है। अच्छा, यह हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, यह हमारा रेजिस्टर है जिसका एक रेजिस्टेंस R है एंड यह हमारा इंडक्टर है जिसका एक्रोस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है। ठीक है। और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, द सीरीज आरएल सर्किट बोल रहे हैं। ठीक है। और यहां पर करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग करंट का इक्वेशन लिखे, करंट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, I इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू आई एल। क्यों? यहां पर सेम करंट आर रजिस्टर के अक्रॉस भी फ्लो कर रहा है, सेम करंट इंडक्टर के अक्रॉस में फ्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन वोल्टेज का अगर इक्वेशन लिखूं, क्या लिखूं, V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। यही तो होगा। देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V सफिक्स आर, ये तो होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V सफिक्स एल। तो यहां पर वोल्टेज, ये टोटल वोल्टेज दोनों के अक्रॉस आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के, वही चीज को यहां पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बच्चों, हम लोग को पता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में रहते हैं ना बच्चों। ये वोल्टेज का है, ये करंट है, सेम सेम फेज में रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट को लीड करता है। तो वोल्टेज करंट को लीड किया, कितना, 90 डिग्री एंगल में। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यही तो होगा, जो क्या होगा, V होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, V इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का होल रूट है, यही तो होगा। अच्छा, जो यहां पर डायग्राम में आओ, इसके एक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, R। इसके एक्रॉस जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है वो क्या है ना, एक्सेल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यही तो है। अच्छा, इन दोनों के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जेड, जिसको बोलते हैं इंपेडेंस। क्या बोलते हैं, इंपेडेंस। और ये इंपेडेंस का वैल्यू क्या होता है, आर प्लस एक्सएल। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम है, इंपेडेंस कहते हैं, वही सेम फेजर डायग्राम होगा। क्यों होगा, देखो, अगर इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है। अगर दोनों तरफ से मैं करंट को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, I इंटू जेड इक्वल्स टू आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये करंट अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं, देखो, ये I इंटू जेड क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू, ये करंट अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर का होल रूट, ये तो होगा। अच्छा, ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई आर का होल स्क्वायर, उसका मतलब क्या हो सकता है, वी आर का स्क्वायर, यस और नो। अच्छा, एंड आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी एल का स्क्वायर का पूरा का होल रूट, यही तो है। मतलब यहां पर कांस्टेंट क्या है, करंट ही है ना, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है रजिस्टर एंड इंडक्टर, सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, वोल्टेज एंड इंपेडेंस। तो
वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम होगा तो वही तो इंपेडेंस का फेजर डायग्राम होगा। समझ में आया अच्छे से? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर करंट कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है वोल्टेज एंड इंपेडेंस, और इंपेडेंस से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वोल्टेज, और वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम हो सकता है वही होगा करंट का, सॉरी किसका, इंपेडेंस का फेजर डायग्राम। समझ में आया क्यों? तो अगर हम लोग इंपेडेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा, देखो ये हमारा रेजिस्टर, और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, जैसे वोल्टेज, इंडक्टर के से जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर के वोल्टेज को क्या करता है, 90 डिग्री में लीड करता है, ये तो होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एक्सल है वो क्या करेगा, आर को 90 डिग्री एंगल में लीड करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया एक्सल। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा वो होगा इंपेडेंस। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों ना, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल रूट में, यही तो है। अच्छा, जो दोनों फेज डायग्राम में देखो, वोल्टेज एंड जो हमारा वोल्टेज के रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच एंगल क्या है ना, ठीक है। हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। अच्छा, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर अगर ऐसे एक लाइन खींचू, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, रुको एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हो गया हमारा भी। अच्छा, यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, ये VL है ना, ठीक है, और बेस क्या है, VR है, तो इसको यहां पर लिख सकते हैं VL अपन VR, यस और नो, ओके। वी VL की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू एक्सएल, एंड VR की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R, ये I कैंसल हो गया, तो क्या मिलेगा, एक्सएल इक्वल एक्सएल डिवाइडेड बाय एक्सएल, ये तो मिलेगा। आया समझ में अच्छे से? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन फाइव इक्वल्स टू VL डिवाइडेड बाय VR इक्वल्स टू एक्सएल डिवाइडेड बाय XR, फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स VL डिवाइडेड बाय VR, और क्या हो सकता है, टेन इनवर्स XL डिवाइडेड बाय XL, यही तो होगा। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करना और आंसर निकालना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर एक मिनट को बच्चों, हम लोग को पता है रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, करंट है, दोनों सेम फेज में ही, मतलब ये अगर VR हो गया, ये हमारा I होगा, ठीक है, और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, करंट को लीड कर रहा है, तो ये, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा V होगा, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो फाई होगा। अच्छा, मैं अगर बोलूंगा ये जो वोल्टेज मिल रहा है एट एंगल ओमेगा टी में, तो ये जो करंट मिलेगा, ये जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओमेगा टी से 5 डिग्री अगर कैंसल कर रहे हैं तब ये VR मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर ओमेगा टी से 5 एंगल अगर कैंसल करेंगे तब ये करंट मिलेगा और ये VR मिलेगा, तो करंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू, अगर वोल्टेज का इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी, सो करंट क्या हो जाएगा, V, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, I नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट डिवाइडेड बाय Z, तो ये हो गया I नॉट, तो यहां पर उसको लिखते हैं V नॉट डिवाइडेड बाय Z साइन, करंट वोल्टेज से कितना एंगल कम है, 5 एंगल कम है। ये जो करंट मिल रहा है ओमेगा, अगर ओमेगा टी एंगल में वोल्टेज मिल रहा है तो ओमेगा टी से 5 एंगल कम में क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, और रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो मिल रहा है, ठीक है। अगर करंट का इक्वेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस 5, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा
करंट का इक्वेशन। और ये फाई क्या है? इट इज द फेज डिफरेंस, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है ना, आया समझ में अच्छे से? अच्छा, ये रहा क्या हमारा सीरीज आरएल सर्किट के केस में। अब पढ़ते हैं सीरीज आरसी सर्किट के केस में क्या क्या हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, सीरीज आरसी सर्किट, ये डायग्राम ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका था। देखो यहाँ पर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, इसके अक्रॉस एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा है जिसका वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, सो ये आई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? आई इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू आई सी तो होगा क्योंकि सेम करंट रजिस्टर के क्रॉस में है, सेम करंट कैपेसिटर के क्रॉस में, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, लेकिन वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या होगा? V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी, यही तो होगा। देखो अगर वो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वी आर है एंड कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वी सी है, तो उसके ये जो वोल्टेज मिल रहा है दोनों के क्रॉस मिल रहा है ना, तो ये दोनों का वोल्टेज एडिशन के साथ बराबर होगा। समझ में आया? दोनों का एडिशन जो होगा वो एसी सोर्स जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है इसके साथ ही बराबर होगा। आया समझ में अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए। अभी हम लोग को अच्छे से पता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है ना, वोल्टेज करंट सेम फेज में रहता है। अच्छा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है बच्चों? वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लैग करता है। तो ये हो गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में, दोनों के बीच एंगल कितना है ना, 90 डिग्री। तो इन दोनों वोल्टेज का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा? V होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों? V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर। यस और नो, ऐसे होगा। अच्छा, एक और चीज, रेजिस्टर अगर वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम है वही सेम फेजर डायग्राम इंपेडेंस का भी तो होगा। इंपेडेंस मतलब यहां पर देखो, यहां पर इसके अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा क्या होगा? इंपेडेंस होगा। जो नेट रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस मिल रहा है वो इंपेडेंस होगा, जेड होगा। इसका वैल्यू क्या है ना, आर प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा, वही चीज बोल रहा हूं यहां पर। इस ये जो वोल्टेज के लिए जो फेजर डायग्राम हमको मिल रहा है वो सेम फेजर डायग्राम इंपेडेंस के लिए तो मिलेगा। उसको थोड़ा सा प्रूव भी कर लेते हैं। देखो अगर ये इंपेडेंस का जो फॉर्मूला है बच्चों उसको याद रखो, उसको बाद में अभी अभी मैं प्रूव भी करवाऊंगा। ठीक है ना, इंपेडेंस का फॉर्मूला है जेड इक्वल्स टू, नेट इंपेडेंस का फॉर्मूला जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर। अगर दोनों तरफ से मैं करंट को मल्टीप्लाई करूं, आई इंटू जेड इक्वल्स टू आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इस करंट को अगर रूट ओवर के अंदर लू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो ये क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर का होल रूट ओवर, और आई जेड भी प्रूव हो गया ना। यहां पर क्या कांस्टेंट है? करंट, क्योंकि रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है? वोल्टेज। क्यों वेरी कर रहा है? दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है ना, तो वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम होगा वही सेम फेजर डायग्राम इंपेडेंस का भी होगा। तो ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम, क्या बोलते हो? करें? चलो करते हैं। देखो ये अगर रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस का ये अगर रेजिस्टेंस का एक्सिस हो गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्सिस क्या होगा? इसको 90 डिग्री में लैग करेगा। इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा क्या होगा? इंपेडेंस मिलेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ,
इतना गंदा थोड़ा सा लिखो, आपको भी अच्छे से समझ में आया ना। जेड इक्वल्स टू आर का स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर हो गया। प्रूव हो गया ना। इंपेडेंस का फॉर्मूला जो मैं लिखा था पहले, ये कहा गया, ये वाला, ये कैसे मिल रहा है, आया समझ में। नेट इंपेडेंस का वैल्यू क्या होता है सीरीज आरसी सर्किट के केस में, आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, अच्छा। ये रेजिस्टर और इंपेडेंस के बीच जो एंगल होता है फाई, सिमिलरली ये करंट एंड वोल्टेज के बीच एंगल होता है फाई, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड नेट वोल्टेज के अक्रॉस नेट वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस होता है फाई। अच्छा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू क्या है, पी बाई बी ना। ओके, पी बाई बी परपेंडिकुलर अपन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या है देखो ना, बी सी है, बी सी, तो मैं यहां पर लिखा वी सी ओपन, क्या होगा वी आर। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वीसी के जगह यहां पर लिख रहा हूं, वीसी के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय आई इंटू आर। ये आई आई कैंसल हो गया, मिला क्या, एक्सी डिवाइडेड बाय आर, सॉरी एक्सी डिवाइडेड बाय आर। तो अगर मैं लिखूं यहां पर फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स वीसी डिवाइडेड बाय वी आर, सही है ना। देखो ना, ये फाइव रखा, टेन को राइट हैंड साइड ले लिया, तो क्या होगा टेन इनवर्स बीसी डिवाइड बाय, और उसको ऐसे भी लिख सकता हूं फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सी डिवाइडेड बाय, ऐसे भी तो हो सकता है। देखो यहां पर ये फाइव को रखा, टेन को दूसरे तरफ ले लिया, राइट हैंड साइड में ले लिया, तो क्या होगा टेन इनवर्स एक्सी डिवाइडेड बाय। ये फॉर्मूला को बच्चों अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा जब उनको एक क्वेश्चन मिलेगा कि सीरीज आरसी सर्किट है, वहां पर डेटा गिवन होगा, तुमको पूछेगा कि फाई का वैल्यू निकालो, अगर वीसी और वी आर का वैल्यू गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर एक्सी और आर का वैल्यू गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। आया समझ में अच्छे से, ओके। चलो अभी देखते हैं, हम लोगों को पता है कि क्या ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज एंड करंट सेम पेज में रहते हैं। अच्छा, एंड प्योरली कैपेसिटी सर्किट में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री में लैग करता है। अच्छा, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो वोल्टेज होता है, उसका जो वैल्यू मिलता है क्या होता है ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर का वो रूट ओवर मैग्नीट्यूड जो होता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है 5। मैं सिर्फ ये करंट का एक्सिस और वोल्टेज का एक्सिस को अलग सा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या होगा, देखो ये हमारा करंट का एक्सिस है, वोल्टेज का एक्सिस ये होगा, दोनों के बीच एंगल क्या होगा 5 होगा। अच्छा, अभी मुझको एक बात बोलो, लेट सपोज या इसका वैल्यू लेते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम लोग ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है ना। कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, उसका मतलब क्या है, एक मिनट रुक जाओ। देखो वोल्टेज का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लिए हैं कितना, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी में ये वोल्टेज v मिल रहा है। अच्छा, ये जो करंट मिलेगा मैं क्या बोलूंगा, ओमेगा टी से फाई एंगल ज्यादा होगा, फिर मतलब फाई एंगल ज्यादा होगा मतलब क्या है, ओमेगा टी में अगर फाई एंगल को ऐड करूंगा, जो न्यू एंगल मिलेगा वही एंगल में ये करंट मिल रहा है, मतलब वो एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो हाँ या ना, आया समझ में, ओमेगा टी प्लस फाइव। एक मिनट रुक जाओ, और अच्छे से क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये होगा ओमेगा टी प्लस फाइव, क्यों आज समझ में आया ना, क्योंकि ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ऑलरेडी हम लोग लिए हुए हैं, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब ओमेगा टी फेज में वोल्टेज मिल रहा है, तो करंट कितना एंगल में मिलेगा, ओमेगा टी से फाइव एंगल ऐड करेंगे तो जो एंगल मिलेगा उसमें करंट मिलेगा, उस एंगल में करंट मिलेगा, मतलब ओमेगा टी से फाइव एंगल ज्यादा,
मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव में करंट मिलेगा। आया समझ में? तो अगर करंट का इक्वेशन यहां पर लिखे तो क्या लिखे? देखो, हम लोग को पता है पीक करंट क्या होता है, वी नॉट डिवाइडेड बाय जेड साइन ओमेगा टी। यहां पर फेज क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का इक्वेशन ये है ना, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए इसको क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय जेड साइन, इस ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया हमारा करंट का इक्वेशन। आया समझ में अच्छे से? क्लियर? करंट का इक्वेशन मिल गया, फेजर डायग्राम समझ में आया? अच्छा, ये हो गया क्या, सीरीज आरसी सर्किट में केस में। अब पढ़ते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट केस में। ठीक है, क्या होगा? देखो, यहां पर डायग्राम में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं सीरीज आरएलसी सर्किट का। देखो, यहां पर रेजिस्टर, ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, आर। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी शो करता है वो क्या है, सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी शो करता है क्या है, इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, एक्सी। ठीक है, ये हो गया एक्सल। ओके, इसके अक्रॉस जो एसी वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर करंट के लिए लिखूं तो क्या लिखूं, आई इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू आई एल इक्वल्स टू आई सी। यही तो होगा। आया समझ में? क्यों? क्योंकि ये करंट, ये तीनों सर्किट, ये तीनों रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है ना। मतलब करंट, सेम करंट आई इसके अक्रॉस में मिल रहा है, इसके अक्रॉस में मिल रहा है, इसके अक्रॉस में मिल रहा है, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अच्छा, लेकिन वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, V इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। यही तो होगा। अच्छा, मतलब तीनों वेक्टर का एडिशन में ये वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा बच्चों, अभी दो केस लेते हैं। पहला केस वन क्या होगा, लेट सपोज, लेट एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी लेते हैं। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मैं फेजर डायग्राम तीनों का ड्रॉ करूं तो क्या होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करेंट एंड वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट को लैग करता है 90 डिग्री में। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री में। ये तो है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी लिया हूं, उसका मतलब इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। उसका मतलब अभी इन दोनों का, ये VL और VC दोनों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकलूं तो क्या हो जाएगा ना, VL माइनस VC होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है। एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है ना, देखो, एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी है। इसके और करंट तो दोनों के क्रॉस सेम ही है ना, तो करंट अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूं आई, तो क्या हो जाएगा ना, VL ग्रेटर देन VC होगा। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा तो क्या होगा, VL माइनस VC। वही तो होगा। मतलब कौन से डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके डायरेक्शन, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, VL का मैग्नीट्यूड VC का मुकाबले ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा तो क्या होगा, VL के डायरेक्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट फेजर डायग्राम क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा, यह हमारा VR का हो गया, और VL एंड VC का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो हो गया VL माइनस VC। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा V, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा ना, V इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर का होल रूट। ठीक है,
बाद में थोड़ा सा टाइम दूंगा, पोज करके आराम से एक एक करके लिखना, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा जितना मैं डिराइव किया हूं ना, वहां पर फिर से मैं जाऊंगा। तुम पोज करना वो वीडियो को, लिखना, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा देख लो। v इक्वल टू क्या होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर का होल रूट। आया समझ में कैसे हुआ? अच्छा, इस केस में इंपेडेंस का फॉर्मूला होगा जेड इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट। क्यों हो रहा है मैं आगे बोलूंगा। अभी के लिए देखो, अगर दोनों के करंट मल्टीप्लाई करो क्या होगा, आई इंटू जेड, आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यही तो होगा। आई इंटू जेड क्या हो जाएगा, वी, और ये आई अगर अंदर गया तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होगा, वी एल माइनस, सॉरी, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर होगा। आया समझ में अच्छे से? तो यहां पर क्या कांस्टेंट है, फिर से वही चीज, करंट कांस्टेंट है। क्या वेरी कर रहा है, इंपेडेंस वेरी कर रहा है एंड वोल्टेज वेरी कर रहा है, और इस इंपेडेंस से ही ये वोल्टेज का इक्वेशन डिराइव हो रहा है। मतलब इस वोल्टेज का जो फेजर डायग्राम होगा, ये इंपेडेंस का तो वही फेजर डायग्राम होगा, क्योंकि जिस एंगल में वी आर मिल रहा है, इंडक्टर के वोल्टेज मिल रहा है, कैपेसिटर के वोल्टेज मिल रहा है, वही सेम एंगल में रेजिस्टेंस भी मिलेगा, एक्सएल भी मिलेगा, एक्सी भी मिलेगा। आए समझ में अच्छे से? सेम फेजर डायग्राम होगा। तो फिर से ड्रॉ करते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। अच्छा, ये हमारा रजिस्टर का अगर एक्सिस है, एक्सी क्या करेगा, इसको 90 डिग्री में लैग करेगा, लैग करता है 90 डिग्री में लैग करता है। एक्सेल क्या करेगा, रजिस्टर को 90 डिग्री में लीड करेगा। तो करा, इतना तक तो हमको ऑलरेडी पता है, आरएल सर्किट में देख चुके थे, आरसी सर्किट में इसको देख चुके थे, आर और एक्सी का क्या रिलेशनशिप फेजर डायग्राम, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, हम लोग केस 1 लिए थे क्या, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी लिए थे। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक्सएल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एक्सी से। जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा किसके डायरेक्शन में मिलेगा, एक्सएल के डायरेक्शन में मिलेगा ना। तो नेक्स्ट फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो गया रजिस्टर का, और रिजल्टेंट वेक्टर रजिस्टर को 90 डिग्री में लीड करेगा, जिसका वैल्यू होगा एक्सएल माइनस एक्स। आया समझ में? अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, इंपेडेंस होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, जेड इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट, ये हो जाएगा। और इस इंपेडेंस रजिस्टर के बीच एंगल फाइव, और इस वोल्टेज नेट वोल्टेज वीआर के बीच एंगल क्या है, फाइव। अगर इक्वेशन लिखे हम लोग, देखो 10 फाइव का इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। 10 फाइव इक्वल्स टू, हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज के केस में क्या होता है, देखो वोल्टेज के केस में क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, यही तो है VL माइनस VC, ये वाला हिस्सा देखो ना, ये वाला हिस्सा VL माइनस VC। अब बेस क्या है, VR है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं फिर, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, 10 फाइव। और क्या हो सकता है, दोनों टर्म्स में ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, आई इंटू VL माइनस VC डिवाइडेड बाय आई इंटू VR। आया समझ में? अभी आई इंटू VL माइनस VC को हम लोग एक काम करते, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक, चलो, आई इंटू VL माइनस VC क्या होगा, अच्छा हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, VL की जगह क्या लिख सकते हैं,
आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय आई इंटू आर, ये तो होगा इक्वल्स टू, यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहा हूं देखो, इक्वल्स टू, चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अच्छे से। टेन फाइव इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखा, टेन फाइव इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर, फिर हम लोग ने लिखा आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी डिवाइडेड बाय आई इंटू आर, दोनों तरफ से करंट को कॉमन ले आए, यहां से रुको दोनों तरफ से करंट को कॉमन ले आता हूं, क्या होगा फिर आई इंटू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आई इंटू आर, ये आई आई कैंसल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, यही तो बचा। उसका मतलब क्या है, फाइव इक्वल्स टू, दो फॉर्मूला मिलेगा ना, क्या मिलेगा, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय आर, एक फॉर्मूला यहां से मिला, देखो फाइव इक्वल्स टू टेन, अगर राइट हैंड साइड में चला है क्या होगा, टेन इनवर्स बी एल माइनस बी सी डिवाइडेड बाय आर, और क्या हो सकता है, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय, यही तो होगा, देखो ना, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, कब, केस वन के केस में, जब अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सीए, उस टाइम ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, और बाकी का जो इक्वेशन हम लोग ने ड्रॉ किया था उसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इतना में क्या खत्म हो गया, क्या नहीं हुआ है, अभी चलते हैं केस टू में। केस टू में बच्चों क्या है, अभी लेट सपोज ले रहे हैं एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, एक्सी एक्सएल से ग्रेटर नहीं, ये मानते हैं हम लोग, तो क्या हो जाए बच्चों, अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो फेजर डायग्राम क्या होगा, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट, इतने बार यहां पर मैं रिपीट करूंगा ना तुम लोग को याद में आ जाएगा, वोल्टेज के रजिस्टर के केस में फेजर डायग्राम क्या होगा, इंडक्टर केस में क्या होगा, कैपेसिटर केस में क्या होगा, इतने बार यहां पर रिपीट करूंगा, तुम लोग का दिमाग में बैठ जाएगा, टेंशन ले लो, तुम्हारे दिमाग में बैठाने का काम मेरा है, ठीक है ना। देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट सेम फेज में रहता है, चलो बोलो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट को 90 डिग्री में लैग करता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री एंगल में लीड करता है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हम लोगों ने एज्यूम क्या है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, ठीक है। अच्छा, उसको दोनों तरफ से अगर आई को मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, आई इंटू एक्सी ग्रेटर देन आई इंटू एक्सएल, तो क्या हो जाएगा, वी वी सी ग्रेटर देन वीएल, ये तो होगा। उसका मतलब क्या है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वीसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वीएल, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, वीसी के डायरेक्शन होगा, तो नेक्स्ट फेजर डायग्राम हम लोग क्या हो सकता है, तो ऐसे होगा, ये हम लोग का वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और रिजल्टेंट वोल्टेज वीएल एंड वीसी का क्या होगा, वीसी माइनस वीएल, इन दोनों का तो रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा वी होगा, और इन दोनों के एंगल जो होगा वो फाइव होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मिलेगा क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं V इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, आया समझ में। अच्छा, फिर से चलते हैं इंपेडेंस के केस में, बच्चों इंपेडेंस का फॉर्मूला सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सी माइनस एक्सएल हो रहा है कि एक्सएल माइनस एक्स, जो भी हो इसका स्क्वायर ले लेना तो आंसर वही सेम ही आएगा, तो जो लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर होगा, दोनों तरफ से अभी करंट को मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा, आई इंटू जेड इक्वल्स टू आई इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, अभी ये करंट अगर रूट ओवर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर
एक मिनट रुक जाओ। आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही तो होगा। अच्छा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वी एल का स्क्वायर माइनस वी सी का स्क्वायर। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, यही तो होगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज का जो फेजर होगा इंपेडेंस का वही फेजर होगा। आया समझ में अच्छे से, यस और नो। क्यों, यहां पर करंट कांस्टेंट है, इंपेडेंस वेरी कर रहा है, वोल्टेज भी वेरी कर रहा है। तो इसका अगर इंपेडेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, अगर यह रजिस्टर का एक्सिस ले लिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रजिस्टर को क्या करता है, 90 डिग्री में लैग करेगा। कैपेसिटिव इंडक्टेंस रजिस्टर क्या करेगा, 90 डिग्री में लीड करेगा। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक्सी का ज्यादा है एक्सएल के मुकाबले। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मिलेगा कौन से डायरेक्शन मिलेगा, एक्सी के डायरेक्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, आर, नीचे आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इंपेडेंस होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जेड इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। आया समझ में अच्छे से, खोपड़ी घुसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। अच्छा, इसके अक्रॉस अगर टेन फाइव को डिराइव करें, टेन फाइव इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, एक मिनट रुको, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, वीएल वीसी माइनस बीएल, बेस क्या है, वी आर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर वी वीसी माइनस वीएल डिवाइडेड बाय बेस क्या होगा, वी आर होगा। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन फाइव इक्वल्स टू, क्या करें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि यहां पर देखो, यहां से डिराइव कर सकते हैं, इन दोनों के बीच एंगल है फाइव, परपेंडिकुलर क्या है, एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल, और बेस क्या है, आर है। तो इसी हिसाब से इसको हम लोग ऐसे लिखा, एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय, तो फाइव क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना जब, अच्छा फाइव फाइव के लिए टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल, और क्या हो सकता है, फाइव इक्वल्स टू टेन इनवर्स वीसी माइनस वीएल डिवाइडेड बाय, ये तो होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना जब केस टू आएगा, मतलब आपको गिवन होगा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तब ये चीज को याद कर रखना। और इसके केस टू में केस में जो फेजर डायग्राम है उसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते, आप लोगों को दिखा देता हूं। आप थोड़ा सा पोच करके लिखना चाहते हो लिख लो। ये पहला, ये था सीरीज आरएल सर्किट के बारे में, पोच करके लिखना है तो लिख लीजिए। ये था उसका फेजर डायग्राम वगैरह, इसका जो फॉर्मूला से, ठीक है। ये था वो जो फॉर्मूला डिराइव किया फेजर डायग्राम से, ठीक है। फिर आया सीरीज आरसी सर्किट, ठीक है। फिर लिखे सीरीज आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम, उसका फॉर्मूला टेन फाइव का वैल्यू निकाले यहां पर, ठीक है। अच्छा, ये इंपेडेंस निकाले कैसे मिल रहा है, उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किए हैं। यहां पर करंट का इक्वेशन निकाले हैं। फिर आया सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में, यहां पर करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा लिखे हम लोग।
फिर वोल्टेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, केस 1 ले लिया, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, उस हिसाब से उसका वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग लिखा। फिर हम लोग लिखा उसका इंपेडेंस का इक्वेशन क्या हो सकता है, क्यों इंपेडेंस का वैल्यू और वोल्टेज मतलब इंपेडेंस का फेजर डायग्राम वोल्टेज के फेजर डायग्राम के साथ बराबर है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, फिर फाई का वैल्यू निकाला हम लोग ने, ठीक है ना। ये हो गया केस 1। फिर आया केस 2 जहां पर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल लिखा हम लोगों ने, तो इस हिसाब से वोल्टेज का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा। इंपेडेंस का फॉर्मूला से हम लोग को पता चला कि इंपेडेंस का जो फेजर डायग्राम वोल्टेज है फेजर डायग्राम वही सेम होगा केस 2 के केस में भी, ठीक है। अच्छा, उसका फेजर डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ किया, तो वहां पर फाई का वैल्यू यहां पर निकाला, ठीक है। तो इतना सब हम लोग आज हम लोग पढ़े। आई होप आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा। अगर कुछ मदद मिल रहा है हमारे क्लास से तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे से लेक्चर लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।